जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका इतिहास की दूसरी क्लास में। जैसा कि कल हम लोगों ने इतिहास की शुरुआत कर दी है। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन है और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, और उसके एक भाग के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज नंबर है दूसरे भाग का, आद्य ऐतिहासिक काल का। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उससे हम पहले थोड़ा रिलेट करके तब आगे चलेंगे। कल का एक थोड़ा रिवीजन ले लेते, क्योंकि रिवीजन 1 मिनट के अंदर, ठीक है। देखिए, कल हमने इतिहास की परिभाषा जानी, इतिहास के जनक जाने जो कि हेरोडोटस हैं, और इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया वो जाना। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जो कि प्राक ऐतिहासिक काल है उसमें 4 भाग आते हैं, पुरापाषाण काल, काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, और फिर दूसरे नंबर पर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सभ्यताओं को पढ़ेंगे, जैसे कि सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन प्रकार की सभ्यताओं को पढ़ेंगे। और तीसरा भाग आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जैसे कि प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्य का इतिहास पढ़ेंगे, और आधुनिक इतिहास जैसे कि गांधी युग, नेहरू युग, और जो अब तक का सब चलता आ रहा है, ये सब ऐतिहासिक काल में आ जाता है। इतनी सब चीजों के बारे में जानकारी कल हमने ली थी। और जो पहला भाग था प्राक ऐतिहासिक काल, उसे हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल का अंतिम जो भाग था ताम्रपाषाण काल, उसमें हमने बताया था कि ताम्रपाषाण काल मतलब कि इसमें तांबे का ज्यादा प्रचलन था, और जिस कारण से तांबे के प्रचलन के कारण औद्योगिकीकरण हुआ, मतलब कि उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ, और इस औद्योगिकीकरण को हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम आज दूसरे भाग को पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। इस आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। देखिए, जितना हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे कि 2 दिन में जितना पढ़ लेंगे, तो जितना पढ़ लिया उससे रिलेटेड जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं या जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब प्रश्नों के बारे में हम लोग एक बार पढ़ेंगे जरूर। मेरे पास 2 बुक्स हैं, वो बुक्स ऐसी हैं कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो मैं वो प्रश्न यहाँ से पढ़ता जाऊँगा और आप लोग केवल सुनते जाइए। जब भी वो आपको वो प्रश्न मिलेंगे तो आपको ऑप्शन से अंदाज़ा मिल जाएगा, यानी आप जान जाएंगे कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ये जानकारी थी। तो अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल जिसके बारे में लिखित जानकारी तो है, लेकिन इस लिपि को विद्वानों ने पढ़ नहीं पाया है। और इसकी लिपि कैसी थी? भावात्मक या चित्रात्मक लिपि थी। और हमारी जो वर्तमान की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सभ्यताएं आती हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता को जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। इसे शहरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शहरों की तरह कुछ विशेषताएं हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं, इसलिए इसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शहरी सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो उसे सिंधु सभ्यता को। इसका एक नाम और है, हड़प्पा की सभ्यता। अब इसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं? इसे हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा में की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अब बात आती है सिंधु सभ्यता भी इसे क्यों कहते हैं? सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु की सभ्यता पड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और आगे की, ठीक है। सिंधु सभ्यता को जो मैसेज था, मैसेज के मतलब जानकारी जो थी, वो चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण था, जेम्स कनिंघम। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण यानी सुपरवाइज किसने किया, जाकर वहां पर किसने देखा? वो जेम्स कनिंघम थे। और सिंधु सभ्यता का जो नामकरण था वो जॉन मार्शल ने दिया। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने कहां पर? हड़प्पा में। कब? सन 1921 में की, जिसी कारण इसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो एरिया है, मतलब जो क्षेत्रफल है, यानी कितने विस्तार में फैली हुई है, सिंधु सभ्यता का एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
अगर किसी चीज का देखिए एरिया होता है तो उसका आकार भी होता है। तो सिंधु सभ्यता का आकार है कैसा है, त्रिभुजाकार। अब ये देखिए कुछ जानकारी थी, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं कि सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने। कब, 1921 में। कहाँ, हड़प्पा में। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं जो सिंधु सभ्यता का जो एरिया है, तो ये किन किन एरिया में फैला हुआ है। देखिए चारों तरफ इसका विस्तार है सिंधु सभ्यता का। कैसे, देखिए सबसे शुरू करते हैं उत्तर से। जो इसका उत्तर में विस्तार है ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर कहाँ पर, मांडा में। और किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थान मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। और एग्जाम में देखा गया है कि जब ये प्रश्न पूछता है तो सिंधु पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का यह स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो इनकी नदियां भी याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर वाला भाग मिला है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। और जो पूर्वी भाग है वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में हमारा किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और जो दक्षिण वाला भाग है वो महाराष्ट्र में मिला है किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। कहाँ पर मिला है, दैमाबाद में। और जो पूर्वी वाला भाग है ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर, सुतको गैंडोर। और किस नदी के किनारे, दास नदी के किनारे। देखिए ये स्थान हम लोगों को भूल सकते हैं कि कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है और किस नदी के किनारे। तो इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है, सम इज इक्वल टू ऐड। सम इज इक्वल टू ऐड, ये स्थान याद करने की ट्रिक है। सम इज इक्वल टू ऐड। सम से सुतको गैंडोर, मा से मांडा इज इक्वल टू ऐड। ऐड में ए और डी आते हैं। ठीक है। ए से हो जाएगा तुम्हारा आलमगीरपुर, डी से हो जाएगा दैमाबाद। अब ये स्थान याद करने की ट्रिक है। अब क्या है कि अब याद कर, नदी कैसे याद करें, नदी याद करेंगे डच है पर। डच है पर, द से क्या हो जाएगा, द से हो जाएगा दास नदी। चा से चिनाब नदी। है से हिंडन नदी। पा से प्रवरा नदी। तो अब ये ट्रिक है। अब देखो चारों स्थान देखते हैं। उत्तर वाला जम्मू कश्मीर में मांडा में चिनाब नदी के किनारे। पूर्वी वाला उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर इसके बाद हिंडन नदी। दक्षिण वाला दैमाबाद में। और किस नदी के किनारे, तुम्हारा ये हो जाएगा प्रवरा नदी के किनारे। और जो पश्चिम वाला हो जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान में सुतको गैंडोर। किस नदी के किनारे, दास नदी के किनारे। ठीक है, ये याद हो गया। अब बात आती है जो सिंधु सभ्यता में हमारे जो प्रमुख स्थान हैं कि, तो पहले हम 9 प्रमुख स्थान है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए 9 स्थान के बारे में सबसे पहले हम उनके नाम जान लेंगे। और उनको देखिए एक बारे में 9 पूरे याद नहीं होंगे। तो और 9 पढ़ने के बाद हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसकी खुदाई किसने की, ये कब खोदा गया, और क्या कहते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, और इन स्थानों से क्या क्या अवशेष मिले हैं। ठीक है। तो ऐसे हम आज 4 स्थान पढ़ेंगे, कल 5 स्थान पढ़ेंगे। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर, नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चंदहुदड़ो, नंबर 4 रोपड़, नंबर 5 बनवाली, नंबर 6 कालीबंगा, नंबर 7 लोथल, नंबर 8 धौलीवीरा, नंबर 9 सुरकोटदा। ठीक है, ये 9 स्थान हो गए। ठीक है, एक बार फिर 9 स्थान देखिए, बार बार बोलने से याद भी होती चीज़ें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, धौलीवीरा, सुरकोटदा। तो दोस्तों हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के 9 प्रमुख स्थानों को जान लिया। अब 9 स्थान एक बार में नहीं याद होंगे, तो आज हम 4 स्थानों को विस्तार से जानेंगे और कल 5 स्थानों को विस्तार से जानेंगे। तो देखिए कि टुकड़ों में चीज़ें हमें याद होती हैं, और एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार नामों को लीजिए, याद हो जाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि पहले अपने मन में बिठा लीजिए कि हमें ये याद करना है। तो जैसा कि इसी बात पर एक लाइन याद आती है कि इस दुनिया में कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, बस मानने का फ़र्क होता है। यदि आप उस काम को आसान मानते हैं तो वह आपके लिए आसान हो जाता है। यदि आप उस काम को कठिन मानते हैं, मुश्किल मानते हैं, तो वह आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप वो आसान मानते हैं कि मुश्किल मानते हैं। मेरा मानना है कि आप की कोई भी काम हो उसे आप आसान मानिए, एक बार कोशिश कीजिए, एक बार मानिए कि नहीं मुझसे हो सकता है। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे।
तो सिंधु सभ्यता का जो पहला शहर है हड़प्पा, जो सिंधु सभ्यता का पहला शहर है, प्रमुख शहर है हड़प्पा। ये प्रमुख शहर क्यों है? ये प्रमुख शहर इसलिए है क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता की खुदाई इसी स्थान से हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो सिंधु सभ्यता की जो हड़प्पा शहर है ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। माउंट गोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने सन 1921 में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिले में? माउंट गोमरी जिले में। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कौन कौन से मतलब कि चीजें हैं, अवशेष हैं जो प्राप्त हुए हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य कि ये अवशेष कहाँ से सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला। तो हम इनको कायदे से पढ़ेंगे, दो बार 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलता है कुम्हार का चाक। देखिए जो भी चीज समझ में ना आए कि ये क्या होता है तो आप उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कुम्हार का चाक वहां से मिला है तो वो गूगल में उसी तरह का उसका फोटो मिल जाता है। तो ऐसे आप उस चीज को देख भी लेंगे और वो चीज हमें याद भी हो जाती है। जब किसी चीज को देख लेते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है। तो कुम्हार का चाक, और दूसरा मिला है अन्नागार, तीसरा श्रमिक आवास, चौथा मातृ देवी की मूर्ति, और पांचवा RH-37। ये RH-37 एक कब्रिस्तान है। देखिए अगर कब्रिस्तान है तो ताबूत भी मिला होगा, तो लकड़ी का ताबूत, और यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, और हाथी का कपाल, कपाल का मतलब मस्तक। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाथी का कपाल सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? कहाँ पर मिला है? हड़प्पा से, ठीक है। तो एक बार अब हम लोगों ने हड़प्पा को पढ़ लिया, तो एक बार क्विक रिवीजन और कर लेते हैं हड़प्पा के, ताकि बार बार पढ़ने से हमें चीजें याद हो जाती हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन कौन से प्रमुख अवशेष मिले हैं? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का ताबूत, इसके बाद क्या बचा? लकड़ी की ओखली, स्वास्तिक चिन्ह और हाथी का कपाल, ठीक है। अब हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अब देखिए एक सिंधु सभ्यता के एक शहर तुम्हें याद हो गया, हड़प्पा, क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा शहर आता है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो पर एक मूवी भी बनी है, तो मोहनजोदड़ो नाम से ही है। जब वो मूवी एंड होती है तो उसमें बाढ़ को दिखाया गया है। तो इससे एक चीज हमें पता चलती है कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण है, मतलब कि सिंधु सभ्यता का समाप्त होने का कारण है, वो पानी की अधिकता अर्थात बाढ़ है। तो ये बाद में पढ़ाएंगे, बट अभी याद कर सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो। 1921 में इसकी खोज किसने की थी? इसकी खुदाई किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी जी ने 1921 में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो देखिए, और जो मोहनजोदड़ो है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब यहां से प्रमुख अवशेष, प्रमुख चीजें क्या क्या मिली उनको देखते हैं। यहाँ मृतकों का टीला, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, अन्नागार। देखिए अन्नागार यहां भी मिला है और यहां भी अन्नागार मिला है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। और कौन सा अन्नागार? जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। इसके बाद सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें। अब चौड़ी सड़कें आती है, तो सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। तो शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ शहरों से रिलेटेड कुछ विशेषताएं होंगी, तो वो यही है, चौड़ी, सबसे चौड़ी सड़कें। तो शहरों की एक विशेषता होती है, शहरों की सड़कें साफ, स्वच्छ और चौड़ी होती हैं। तो सबसे चौड़ी सड़कें कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। सभागार, कांसे की मूर्ति। अब कांसे की मूर्ति देखिए, जो हमारा इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। प्राक ऐतिहासिक काल,
प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो प्राक ऐतिहासिक काल था उसमें तांबे का महत्व था। जो आद्य ऐतिहासिक काल जिसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कांसे का महत्व है। जो ऐतिहासिक काल है तो उसमें लोहे का महत्व है। तो अब यहाँ पर मिला है कांसे की मूर्ति, तो इससे सिद्ध होता है यहाँ पर कांसा था। ठीक है, अब आगे बात आती है घर में कुआं। घर में कुआं ये भी एक शहर की विशेषता है। तांबा का ढेर, तांबा का ढेर, ये क्वेश्चन पूछा था, तांबा का ढेर कहां पर मिला है? तो ये हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये मोहनजोदड़ो की बातें थी। तो एक बार फिर से मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की, इसकी खुदाई किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। ये कहां पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कब की? 1921 में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर से प्रमुख स्थान है, यानी प्रमुख चीजें कौन कौन सी है? मृतकों का टीला, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, सभागार, कांसे की मूर्ति, घर में कुआं, तांबा का ढेर। सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की अन्नागार, वो भी मोहनजोदड़ो में जो मिला। अब बात कर लेते हैं तीसरा। अब 2 स्थान याद हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तीसरा स्थान चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो 1931 में इसकी खोज किसने की, इसकी खुदाई किसने की? गोपाल मजूमदार। चंदहुदड़ो 1931 में गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई की। यह कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये एकमात्र सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित शहर है, और यह एक औद्योगिक शहर भी है। सिंधु सभ्यता का चंदहुदड़ो एक औद्योगिक शहर भी है। देखिए, जो यहाँ से प्रमुख चीजें मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मेकअप की वस्तुएं मिली हैं? तो वो चंदहुदड़ो, क्योंकि चंदहुदड़ो से मेकअप का सामान मिला है। मेकअप का सामान का मतलब जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट का मतलब ईंट में कुछ नक्काशी, सजावट वगैरह। इसके बाद यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। अब देखिए, अलंकृत ईंट, आप इसे गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि किस प्रकार की सजावट है। ठीक है, तो ये चंदहुदड़ो 1931 में गोपाल मजूमदार पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब जो आसपास से घिरा नहीं है। ठीक है, औद्योगिक शहर था, ये औद्योगिक शहर था। यहाँ पर मतलब कि उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ था। यहाँ से मेकअप का सामान मिला है, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। अब चौथा स्थान देखते हैं, रोपड़। रोपड़ 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की। और यह स्थान कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। और देखिए, यहां पर जो अवशेष मिला है ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन यहां पर मानव के साथ साथ पालतू जानवर का अवशेष मिला है। अब जैसे कि नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जोम से मानव के अवशेष मिले थे, उसी प्रकार का मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का शव मिला है। अब अच्छा, कुछ जनरल क्वेश्चन कल से रिलेटेड। सबसे पहले मतलब कि कृषि के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? देखिए, कृषि के अवशेष 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान व किरतर पहाड़ियों के बीच मिले हैं। पाकिस्तान की 2-3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, सुलेमान की पहाड़ी, किरथर की पहाड़ी, एक नमक की घाटी भी बहुत फेमस है। ठीक है, ये और जो चावल के साक्ष हैं तो वो कहाँ से मिले? इलाहाबाद के कोलडेवा से। इलाहाबाद के कोलडेवा थे। तो आई होप आप लोगों के चारों शहर समझ में आएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपड़। तो कल जितने 5 स्थान बचे हैं, कल 5 स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।